हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक एनसीईआरटी का चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी इस वीडियो के बाद, और हम बहुत जल्दी से शॉर्ट में एकदम स्वीटली चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है हमें कि हमने जो पहले चैप्टर्स में पढ़ा, मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में एनिमल किंगडम चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। जबकि कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल होता है तो उसमें बेसिक फंक्शंस भी जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हाइड्रा का एग्जांपल दिया गया है नेक्स्ट लाइन में कि हाइड्रा में नंबर ऑफ सेल्स भले ही 1000 हो, पर वो कुछ ना कुछ ग्रुप बना के जो है फंक्शन कर रहे हैं अलग अलग सेल्स ग्रुप में। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में कहा रखा है, यहाँ तो हमारी बॉडी में तो बिलियन ऑफ सेल्स हैं अलग अलग परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस। तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं हमारी बॉडी में? तो इसमें यहाँ पर आती है टिश्यू की डेफिनेशन कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो हैं वो इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेज हैं, ऐसे वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको हम टिश्यू कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। जब सिमिलर सेल्स, ठीक है, सिमिलर सेल्स क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टिश्यू होएगा। अब यहाँ पर ऐसे कह रखा है कि यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। कि हमारे कितने भी कॉम्प्लेक्स हो जाए एनिमल, 4 टिश्यू ही हैं जो बेसिक हैं, ठीक है। ये टिश्यू कहीं भी किसी भी पैटर्न में किसी भी प्रोपोर्शन में अरेंज हो सकते हैं। लाइक ऑर्गन, स्टमक है, लंग है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, ऑर्गन बना दिया इन्होंने टिश्यूज ने। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं कॉमन फंक्शन, किससे, किसी से भी फिजिकल इंटरेक्शन से या केमिकल इंटरेक्शन से, तो उसे हम कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। और यहाँ पर कह रखा है कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो ये लाइन का यही मतलब है कि ये सब एक डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिबिट कर रहे हैं, सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, जो कि अपना काम को बांट के हमारी बॉडी के हमारे सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहेंगे। अब यहाँ पर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें हैं जो हमने बेसिक, हम एक्चुअली ये चीज़ें ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। इसमें यही लिखा है कि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो मतलब टिश्यूज़ होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन्स बनाने के लिए, जो कि क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, वो ये ऑर्गन्स ही मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और एसेंशियल होता है या फिर एफिशिएंट होता है और बेटर होता है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब मिलियंस ऑफ सेल्स है तो क्या है, बॉडी को कोऑर्डिनेट वे में वर्क करवाने के लिए क्या है, इनका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ईच ऑर्गन हमारी बॉडी में, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो आप इसको एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि हार्ट में ना चारों तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इन चारों टिश्यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। बट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन जिसमें चारों टिश्यूज़ हैं। तो हमने नोटिस करा कि कुछ केयरफुल स्टडी के बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, वो एक सर्टन डिसरनेबल ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड होता है, मतलब कि ना एक डिसरनेबल ट्रेंड होता है जिसको हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हम डिटेल में इसमें कह रखा है 12th में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में अभी तो हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात नहीं कर रहे इस चैप्टर में, बस इस चैप्टर में हम ये बताएंगे कि हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे, एक तो फ्रॉग की, ठीक है,
मॉर्फोलॉजी, अब इन्होंने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है कि मॉर्फोलॉजी क्या रेफर करती है। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्न, भाई हमें जो बाहर से दिख रहा है वही मॉर्फोलॉजी है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो हम बाहर से फीचर्स देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आइज कैसी है, नोज कैसे है, माउथ कैसा है, टंग कैसी है, तो मॉर्फोलॉजी है। प्लांट्स के केसेस में, माइक्रोब्स के केसेस में मॉर्फोलॉजी का मतलब और प्रिसाइजली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत कॉम्प्लेक्स है मॉर्फोलॉजी। एनिमल्स की तो क्या है, हाँ ठीक है, हमें नोज दिख रहा है कैसा है, ईयर्स, आईज, हैंड, स्किन, कलर ऑफ द स्किन, ये सब हमारी मॉर्फोलॉजी है। हम एनिमल्स के केस में देखें तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी, मैंने अभी जो बताया आपको कि आंखें कैसी है, नाक कैसी है, स्किन का कलर कैसा है, ये हमारे कंटेक्स्ट में बोला जाता है। जो वर्ड है एनाटॉमी, वो कन्वेंशनली यूज होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये देखिए, ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एनाटॉमी अंदर के ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं जो कि हम अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स है। अब अंदर से हमारा हार्ट का कैसा है स्ट्रक्चर, ये हम नहीं देख सकते ना, तो इसको ही कहा गया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को एनिमल्स में एनाटॉमी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम फ्रॉग की बात स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, जो कि एक वर्टिब्रेट का मेंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग जो है वो दोनों जगह रह सकता है, लैंड में भी और फ्रेश वाटर में भी। फ्रॉग एम्फीबिया क्लास का मेंबर है, फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की, जो कि इंडिया में पाई जाती है, वो है राना टिग्रीना। फ्रॉग का कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है टेम्परेचर इन्वायरमेंट का। ठंड है तो वो ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर मतलब जैसे ह्यूमंस है ना एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं, उनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग कह रही हूँ मैं। ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अ फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल और अ पोइकिलोथर्म। You might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land. ठीक है, हमने ये नहीं देखा है, ये कैमोफ्लाज तो देखा ही, आपने सुना ही है कि फ्रॉग, तो ये जो एबिलिटी होती है फ्रॉग की कैमोफ्लाज करने की, इसको मिमिक्री भी कहते हैं। ये क्यों होती है मिमिक्री? ये प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है कि वो अपने जो प्रे हैं उससे हाइड कर सकें। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ना तो वो पीक समर के टाइम दिखेंगे, ना ही वो पीक विंटर के टाइम दिखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एक पोइकिलोथर्म्स होते हैं। तो देखो आप लाइन कनेक्ट करिए, अगर वो पोइकिलोथर्म्स हैं तो वो कैसे दिखेंगे हमें हीट और कोल्ड में? पोइकिलोथर्म्स से ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म हो जाएगा उनका टेम्परेचर। तो वो दोनों से ही बचने के लिए क्या करते हैं, एक तो समर स्लीप लेते हैं और एक विंटर स्लीप लेते हैं। अगर वो समर स्लीप ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हम कह देते हैं हाइबरनेशन। तो अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, चलिए, आपने यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ अ फ्रॉग? तो द स्किन जो होती है वो बहुत ही स्मूथ एंड स्लिपरी होती है क्योंकि उसकी स्किन पे ना म्यूकस प्रेजेंट होता है। एक म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस एक चिपचिपी सी लेयर होती है, बहुत मतलब स्टिकी लेयर होती है। ये जो स्किन होती है ये हमेशा स्किन को मेंटेन रखती है मॉइस्ट कंडीशन में, ड्राई नहीं होने देती बेसिकली स्किन। जो कलर होता है डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी का, वो जनरली ऑलिव ग्रीन होता है जिसमें इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट इसका, ये है उसका कौन सा पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है उसका। इसका कलर कैसा है, ऑलिव ग्रीन है। वेंट्रल साइड पे स्किन की वो यूनिफॉर्मली पेल येलो स्किन होती है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू थ्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि फ्रॉग पानी नहीं पीते हैं, वो बस उसको स्किन से एब्जॉर्व करते हैं। फ्रॉग की बॉडी जो है वो डिविजिबल है हेड और ट्रंक में, ठीक है, और एक नेक है और टेल प्रेजेंट है। तो सिंपल बॉडी है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज प्रेजेंट। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स मतलब दो नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। आइज जो होती है वो बल्ज आउट होती है और एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है जो कि इनको वाटर में प्रोवाइड करती है। मतलब जब भी वाटर में होते हैं ना तो आइस के ऊपर ही एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनकी आइदर साइड में आइस की एक मेम्ब्रेनर मतलब जो इनका ईयर होता है ना, वो टिम्पैनम बोला जाता है। एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है, लाइक ईयर जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं होता है इनके पास, बट एक ना दोनों तरफ आइस की ऐसा सिग्नल रिसीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास जिसको हम टिम्पैनम कह देते हैं। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक बार हम क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। पहले तो हमने इसका कलर देख लिया,
हमने पहले इसकी स्किन कैसे देख ली, म्यूकस वाली है, ठीक है, ये देख लिया। स्किन जो है वो हमेशा कैसी रहती है, मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन करने के लिए म्यूकस से कवर्ड रहती है। कलर देख लिया, डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन है इरेगुलर स्पॉट्स के साथ, वेंट्रल साइड जो है वो पेल येलो है, ठीक है। और फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, ये बात याद रखनी है हमें। हेड और ट्रंक में इसका पार्ट डिवाइडेड है, इनके पास एक नेक और टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सॉरी, मैंने अगर प्रेजेंट बोल दिया हो तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद प्रेजेंट बोला है उस वक्त। तो नेक और टेल एब्सेंट होती है। माउथ जो होता है उसके ऊपर इनके पास 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती है। आईज जो है वो बल्ज आउट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, वॉट जो इनको वाटर में प्रोटेक्ट करती है। और इनके दोनों साइड पे इनका ईयर क्या होता है, टिम्पैनम होता है, जो कि इनको सिग्नल्स रिसीव करने में हेल्प करता है। चलिए अब इसके फोर लिम्स और हिंड लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग करने में, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो स्विमिंग करेंगे पानी में, वॉक करेंगे लैंड पे, लीपिंग एंड बरोइंग में भी हेल्प करते हैं। जो हाइंड लिम्स होते हैं वो 5 डिजिट्स एंड इन 5 डिजिट्स, और और वो बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्स से, ठीक है। तो हाइंड लिम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं देन द 4 लिम्स दैट एंड इन 4 डिजिट्स। तो 4 लिम्स किसमें 4 डिजिट्स के होते हैं, हाइंड लिम्स कितने होते हैं 5 डिजिट्स के होते हैं। फीट जो होते हैं उन पर वेब्ड डिजिट्स भी होती हैं स्विमिंग के लिए। इनकी क्या होती है, जो होती है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, ताकि स्विम कर सकें पानी में। क्योंकि देखो इनको अब अडेप्ट दोनों तरीके से होना पड़ेगा, क्योंकि ये रहते लैंड पे भी हैं और वाटर में भी हैं। फ्रॉग्स जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मींस मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स कैन बी सेपरेटेड आउट, मतलब वो अलग अलग होते हैं। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइन प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स के अंदर ना एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स होता है। अब ये क्यों साउंड प्रोड्यूस करता है, देखो इसका रीज़न बता दूं मैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फीमेल फ्रॉग्स को कॉपुलेशन के लिए, या फिर उनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए। फीमेल फ्रॉग्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में एब्सेंट होती है। और उनके पास एक मेल फ्रॉग के पास एक और चीज़ होती है, वो होता है कॉपुलेटरी पैड। ये भी सेम रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये इनकी फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है, जो कि ये दोनों चीज़ें जो हैं फीमेल फ्रॉग्स में एब्सेंट होती है। तो इससे हम मेल फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एनाटॉमी की तरफ चलते हैं तो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बहुत अच्छा, मतलब इनका भी हमारी तरह ही है, देखो सब चीज़ें वही है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सीटरी, रिप्रोडक्टिव, और बहुत अच्छे से डेवलप स्ट्रक्चर और फंक्शन कर रहे हैं। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एक एलिमेंट्री कनाल का, डाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, ठीक है। जो एलिमेंट्री कनाल होती है वो शॉर्ट होती है फ्रॉग्स में, क्योंकि वो कार्निवोर रहते हैं, ठीक है ना। और उनकी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस होती है। ये आपने ये बात सुनी होगी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होती है, और उनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। वही रीजन होता है क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना होता है, वो चारा वारा जो होता है, ठीक है ना, फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब जो माउथ होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में, और वो कहाँ तक लीड करता है, ईसोफेगस तक। किससे, फैरिंग्स के थ्रू। देखो अपने जैसे ही सिस्टम है, हमारे में ओपन किसमें होता है, बकल कैविटी में होता है, ठीक है। कहाँ तक लीड करता है, ईसोफेगस तक। किससे, फैरिंग से। ईसोफेगस क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि ओपन करती है स्टमक में, जो कि कंटिन्यू करती है कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक, और फाइनली कहाँ जाके खुलती है, रेक्टम में, सॉरी इंटेस्टाइन से रेक्टम तक, और रेक्टम कहाँ जाके खुलता है, क्लोएका में। अब मैं क्लोएका की भी हम बात करेंगे भी नीचे। लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो देखिए इसमें सेम ही बातें हैं जैसे हमारे में दे रखी है, जो हमारे में होता है वही फ्रॉग में है, ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए ये मैं इसमें बताऊँ तो ये ईसोफेगस है, ये लिवर, उसके नीचे यहाँ पर इनकी ये स्टमक है, बीच में ये रहा लिवर, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएकल अपर्चर में 2-3 चीज़ें खुलती है। इसमें क्या होता है, इनका रेक्टम भी यहीं आके खुल रहा है क्लोएका में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं खुल रहा है, और इनके जो स्पर्म होते हैं वो भी इसमें ही आके डिपॉजिट होते हैं और यहाँ से ही बाहर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फूड जो है वो कैप्चर होता है इनकी बाइलोब टंग से। तो आपने फ्रॉग की टंग को तो देखी होगी, ऐसे बाइलोब्ड होती है, जिससे ये क्या कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं फूड को। डाइजेशन जो होता है इनका फूड का वो किससे होता है, एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि सिक्रीट होता है वॉल, इनकी स्टमक की वॉल से सिक्रीट होता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल काइम, इनमें भी काइम ही कहा जाता है, हमारे में भी तो काइम ही कहते हैं ह्यूमन के कंटेक्स में। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको काइम कहते हैं, जो कि पास होता है स्टमक से
टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आता है, स्टमक से पास होता हुआ, वहाँ पर ड्यूडेनम में गॉल ब्लैडर से बाइल जूस भी आ जाता है, पैनक्रियाटिक जूस भी आ जाता है, और ये सब एक कॉमन बाइल डक्ट से आता है, ठीक है, पैनक्रियाज से। बाइल क्या करता है भाई, ये काम हमको पता है, बाइल जो है वो फैट को एमल्सिफाई करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। फाइनल डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, वहाँ जाके इनका फाइनल डाइजेशन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ एब्जॉर्व हो जाता है, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्स जो होती है इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल विलाई एंड माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन की ना वॉल्स पे स्मॉल स्मॉल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो वो क्या करते हैं, वो सब जो भी एब्जॉर्ब होने वाला फूड होता है ना, जिसमें प्रोटीन वोटीन ये सब जो भी एब्जॉर्ब होना होता है इनकी फूड में से, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम के थ्रू, क्लोएका के थ्रू पास हो जाता है बाहर, और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में। फ्रॉग जो होता है रिस्पायर करता है लैंड पे और वाटर में अलग अलग मेथड से, क्योंकि अब रह दो अलग अलग जगह रहा है तो इनके पास उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका वैसे ही डेवलप होता है। वाटर में इनकी स्किन ना एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करने लगती है, मतलब ये वहाँ पर करने लगता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या करने लगता है ये, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने लगता है। इनकी स्किन एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाती है। क्या करती है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना वाटर में, वो एक्सचेंज कर लेता है ये स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इनको कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है। और जब ये लैंड पे होता है तो इसके पास बकल कैविटी, स्किन और लंग्स, तीन तरीके से ये मतलब ये रेस्पिरेट कर पाता है। तब तो क्योंकि रेस्पिरेशन जो लंग्स कहते हैं उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है। जो लंग्स होता है वो कैसे होता है, इनके एलोंगेटेड पेयर्स होता है, ठीक है, पिंक होते हैं कलर में, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनके थॉरेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है लंग्स। एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से अंदर आती है और बकल कैविटी में जाती है और फिर लंग्स में पहुंच जाती है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के वक्त ये स्किन से कर देते हैं, एक स्किन से कर लेते हैं ये, ठीक है। तो जब एस्टिवेशन हाइबरनेशन करना होता है तब तो किससे, स्किन से। जब इनको लैंड पे होता है तो वैसे ये लंग से भी कर लेते हैं, और बक्कल कैविटी से भी ये रेस्पिरेट कर सकते हैं। अब इनके हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो बहुत ही वेल डेवलप्ड और क्लोज टाइप का होता है, एज दे आर एम्फीबियंस, सॉरी एज दे आर आर्थ्रोपोडास, है ना। तो सॉरी मैमल्स, माय मिस्टेक। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, देखिए, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ और लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स आते हैं। इनका हार्ट जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर पार्ट में बॉडी कैविटी की। 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल से बना होता है और मेम्ब्रेन से कवर होता है जो कि है पेरिकार्डियम। इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। तो इनमें क्या होता है ना, क्योंकि इनमें तो 2 ही एट्रिया हैं, एक वेंट्रिकल है, तो साइनस वेनोसस जो होता है वो राइट एट्रियम को जोड़ता है। कैसे होता है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। ये रिसीव करता है ब्लड मेजर वेन से जो कि है वेना कावा। वेंट्रिकल जो है वो सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस में खुलते हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये सैक लाइक होता है जिसको हम कोनस आर्टरियोसिस बोलते हैं, जो कि वेंट्रल साइड होता है हार्ट की। जो ब्लड होता है हार्ट से वो पूरे पार्ट्स में कैरीड आउट होता है, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। जो वेन्स होती हैं वो कलेक्ट कर लेती है इन ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी, ठीक है। वेन्स का काम यही होता है ना, जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करना और हार्ट तक पहुंचा देती है वेनस सिस्टम के। इनका कैसा होता है, वेनस सिस्टम होता है। स्पेशल वेनस कनेक्शंस बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन as well as the kidney and lower parts of the body are present in the frogs. The former is called hepatic portal system, मतलब जो कि मतलब इनकी जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और जो इनकी किडनी और लोअर पार्ट्स में होता है वो रीनल पोर्टल। याद करने का तरीका, हेपेटिक लिवर को हेपेटिक वर्ड जो है वो लिवर के लिए यूज होता है, तो लिवर इंटेस्टाइन वाला हेपेटिक, और किडनी के लिए रीनल यूज करता है, तो रीनल पोर्टल इज फॉर किडनी एंड लोअर पार्ट्स, ठीक है। जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और सेल्स का कंपोज्ड होता है। द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड सेल्स आर आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, लाइक नॉर्मली जो हमारे पास होती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। इंटरेस्टिंग थिंग, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेम हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड,
इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, लिम्फ में आरबीसीज एंड प्रोटीन्स नहीं होते हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ब्लड ही कैरी कर रहा होता है, ठीक है, ये सब भी साथ में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। इनका कैसा होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है, मसल्स के थ्रू काम कर रहा होता है। और इनका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट तो हमने इसमें से समझ आती है कि इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, साइनस वेनोसस एक इम्पॉर्टेंट ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और फिर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके आरबीसीज में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनमें से। एक्सक्रीशन देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट by the well-developed excretory system. Excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder. तो इन सब से मिलकर इनका excretory system बना होता है। कॉम्पैक्ट होता है, डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर पोस्टीरियर साइड में। हर एक किडनी, ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स कॉल्ड यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को क्या बोला इधर, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला। 2 यूरेटर्स इमर्ज होते हैं किडनी से मेल फ्रॉग्स में। यूरेटर जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ओपन होता है, जो कि क्लोएका होती है। एक्चुअली दिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड क्या कहते हैं, स्पर्म्स जो भी उनके ट्रैवल होते हैं, ठीक है। फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट जो होता है वो सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका में, ठीक है, पर मेल्स में क्या है, सेम एक ही डक्ट से होता है। Thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens into the cloaca. ये भी किसमें ओपन होता है, क्लोएका में। फ्रॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो वो यूरियोटैलिक एनिमल हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉग क्या एक्सक्रीट कर रहा है इधर, यूरिया। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इन द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। किडनीज में आता है सारा ब्लड और वहाँ पर वो सेपरेट करा जाता है और एक्सक्रीट आउट करा जाता है, ठीक है। अब जो सिस्टम होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। इनका जो न्यूरल की बात करें तो बहुत इवॉल्व है। It includes both neural system and endocrine glands. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ये ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे इनकी बॉडी का वेरियस ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इनका प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है फ्रॉग में, वो होता है पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। ये इनके मेन हार्मोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी में। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। कितनी पेयर्स होता है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के इनके ब्रेन में से अराइज हो रहे होता है। ब्रेन जो होता है बोनी स्ट्रक्चर में बंद होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन जो है वो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है। 4 ब्रेन में इनके ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायसेफ्लॉन प्रेजेंट होता है। 4 ब्रेन्स में 3 क्या चीज़ हो गई, एक तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और अनपेयर्ड। तो एक चीज़ पेयर्ड, एक अनपेयर्ड और एक ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऐसे याद कर लेना। पेयर्ड तो क्या, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, अनपेयर्ड क्या, डायसेफ्लॉन, और एक क्या, ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो कैरेक्टराइज होता है इसमें ऑप्टिक लोब्स होती हैं इनकी। तो मिड ब्रेन में सिर्फ क्या हो गई, ऑप्टिक लोब्स। 3 चीज़ें किसमें, 3 चीज़ें हो गई 4 ब्रेन में, ठीक है, जिसमें से एक अनपेयर्ड, एक पेयर्ड और एक ऑल्फैक्टरी लोब। पेयर्ड कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, अनपेयर्ड कौन सी, डायसेफ्लॉन, और क्या, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। मिड ब्रेन में सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, ऑप्टिक लोब्स होती है। और हाइंड ब्रेन में याद कर लो कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। Important parts. Medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. Medulla oblongata जो है वो foramen magnum से पास आउट होती है। तो important thing, foramen magnum से medulla oblongata निकलती है, spinal cord तक कंटिन्यू करती है और enclose होती है vertebral column में, ठीक है। तो medulla oblongata कहाँ से आती है, foramen magnum से।
फ्रॉग में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, ठीक है। सेंसरी पैपिली, टच के लिए कौन सा है, सेंसरी पैपिली, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज, और हेयरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। ईयर्स का होता है अंदर, टिम्पैनम तो क्या थी, हमने पढ़ा ना, मेम्ब्रेनस होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये इसको याद करने का इतना ईजी है यार, टच मतलब सेंसरी, तो सेंसरी पैपिल है, ठीक है। टेस्ट में टेस्ट बर्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है। स्मेल में भी नेजल एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है। विजन में भी आइज, विजन आइज से होता है, तो मतलब नाम से ही हम इसके ऑर्गन्स, ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। इसमें से आइज और इंटरनल ईयर्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सारे बाकी ना सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं नर्व एंडिंग के, मतलब इतना कुछ ऐसे ढंग से डेवलप नहीं होता, बस एक टिम्पैनम और आइज हैं जो अच्छे से डेवलप होती हैं, इंटरनल ईयर्स, है ना। अब आइज जो होती है फ्रॉग में, वो पेयर होती है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स की, जो कि सिचुएटेड होती है ऑर्बिट में, स्कल के ऑर्बिट होता है ना, तो ये उसमें इनकी आइज ना प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज आर सिंपल आइज, मतलब सिंपल आइज होती है सिर्फ एक यूनिट की, ठीक है। एक, क्योंकि दो तरह की आइज होती है ना, कंपाउंड और सिंपल, तो इनमें सिंपल होती है। एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ टिम्पैनम होता है, ठीक है, जो कि हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। टिम्पैनम को ही देख सकते हैं हम, इनके ईयर को नहीं देख सकते। ईयर अंदर होता है, ईयर जो होता है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है और बैलेंसिंग होता है, तो हियरिंग के साथ बैलेंसिंग भी याद रखना। फ्रॉग का जो होता है वेल ऑर्गेनाइज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टीज होती है। कैसी होती है, येलोइश ओवोइड टेस्टीज, ये देखिए फिगर में दिखाया है, ये दोनों साइड पे ये इनकी टेस्टीज हैं, दोनों साइड पे कैसी हैं, येलोइश हैं, है ना। और जो कि एडहर्ड होती है अपर पार्ट ऑफ किडनी, मतलब ना वहाँ से चिपकी हुई रहती हैं ये किडनीज के अपर पार्ट से, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोर्कियम। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काय से चिपकी हुई होती है, येलो ओवोइड टेस्टीज होती है, ओवल मतलब ओवल शेप्ड, लाइक ऐसी शेप होती है इनकी। कहाँ एडहर्ड होती है, किडनी के अपर पार्ट में, किससे होती है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के डबल फोल्डर से होती है, जिसको हम मिजोर्कियम कहते हैं, मतलब मिजोर्कियम से adhered होती हैं। Vasa differentia 10 to 12 in number that arise from testes. They enter in the kidneys on their side and open into Bidder's canal. तो Bidder's canal में ओपन होती हैं। देखिए क्या है, वासा डिफरेंशिया टेस्टिस से निकल के कहाँ पर ओपन हो रही है, किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ये रहा बिडर्स कैनाल। ये रही वासा डिफरेंशिया, तो यहाँ पर होती है कहीं बिडर्स कैनाल, ठीक है। या वासा डिफरेंशिया बिडर्स कैनाल में जाके ओपन हो रही है किडनी के दोनों साइड पे, ठीक है। अब फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये वासा डिफरेंशिएशन से होके जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, और फिर वहाँ से कम्स आउट ऑफ द किडनीज, और कहाँ पर ओपन होता है, क्लोएका में। क्लोएका जो है वो एक स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है, जो कि फीकल मैटर पास करने के लिए होता है। यूरिन और स्पर्म्स जो हैं वो उनको बाहर, मतलब ये सेम इनका एक है ना, सेम चैम्बर होता है। क्लोएका स्मॉल होता है, मीडियम चैम्बर होता है, इसमें फीकल मैटर पास करो, यूरिन और स्पर्म्स, ये सब बाहर पास करने के लिए ये सब होते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ओवरीज कहाँ सिचुएटेड होती है, किडनीज के पास। नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज के साथ इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। जो ओविडक्ट होता है वो अराइज होता है, कहाँ से राइज हो रहा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हाँ सॉरी, जो ओविडक्ट है वो ओवरीज से आता है, मतलब राइज फ्रॉम ओवरीज, और कहाँ पर जाके खुल रहा है, क्लोएका में, पर सेपरेटली। मेल में तो क्या था, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट सेम था, पर इनमें सेपरेट होता है। एक मेच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 3000 ओवा रिलीज कर सकती है एक टाइम पे, ठीक है। अब इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये बाहर रिलीज करते हैं अपने एग्स और स्पर्म्स को। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल, बीच में लार्वल स्टेज मिलती है, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि लार्वा बन गया। लार्वा बनता है कि हम उसको इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो टेडपोल होता है इनका लार्वा, जो कि मेटामॉर्फोसिस करता है एडल्ट बनने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग्स जो है बेनिफिशियल है, अब हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है फ्रॉग्स, ये जान लेते हैं कि वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप से, और फ्रॉग मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब के लिए एक तो देखो इनसे कीड़े मकोड़े सब खा रहे हैं, ठीक है,
जिससे क्रॉप की प्रोटेक्शन हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रख रहे हैं, ठीक है। फूड चेन में लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ में जो मस्कुलर रैग्स होते हैं फ्रॉग के, वो फूड की तरह भी खाए जाते हैं। यस, फूड की तरह ही खा लेते हैं लोग। तो ये था इस चैप्टर के लिए। तो मैंने आधे घंटे में ये चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो ये क्विक रिवीजन मान लीजिए। आपको एनसीईआरटी रीड करने में आलस आता है तो ये वीडियो देख लीजिए, बट प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसे बाकी चैप्टर्स के लिए मैं आपके लिए ला सकूं। और अगर आपको प्लीज़ थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये कैसी वीडियो थी और मुझे अब और वीडियोज़ ऐसी डालनी चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो मतलब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी है, मतलब 11th में जो नॉर्मली स्कूलिंग करते हैं, नीट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी ये देख सकते हैं। नीट वाले तो देख ही सकते हैं क्योंकि उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इज़ द मस्ट थिंग। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।